हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। इतिहास विषय की वीडियो सीरीज में आगे हम आज 1857 की क्रांति का अंतिम भाग कंप्लीट करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा हमारे पास 1857 की क्रांति का स्वरूप या उसका प्रकृति किस प्रकार की रही, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के मत रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट कि यदि आप इस YouTube वीडियो चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है प्लीज आप उसको प्रेस कर लीजिए और उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी जो है, उसका निशान भी है, आप उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियो के अपडेट निरंतर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में क्या कहेंगे। अब देखिए 1857 की क्रांति जो है वो भारतीय इतिहास की बहुत मतलब स्वर्णिम घटना हम कह सकते हैं, युगांतकारी परिवर्तनकारी घटना थी। तो 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में अलग अलग प्रकार के मत या सिद्धांत प्रचलित रहे हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जो थे या पश्चिमी इतिहासकार जो थे, उन्होंने अपने हिसाब से इस क्रांति की व्याख्या अपने अनुकूल की है और भारतीय इतिहासकार जो हुए उन्होंने इस क्रांति की स्वरूप की व्याख्या अपने सिद्धांतानुसार की है। तो इसी दृष्टिकोण से हम बात करें तो 1857 की क्रांति के स्वरूप या इसके रूप को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कुछ आधार हैं, कुछ इतिहासकारों के अलग अलग प्रकार के मत हैं। उन मतों की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति के स्वरूप में जो मुख्य मुख्य मत दिए गए उनको अगर विभाजित करने का हम प्रयास करें तो हमें अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पहला मत ये है कि 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सैनिक विद्रोह नाम देने वाला मत है पहला। दूसरा, इस क्रांति को सिर्फ मुसलमानों के द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र बताया जाता है, जिसको मुस्लिम षड्यंत्र अपने बोल सकते हैं। दूसरा मत ये कहता है। तीसरा जो मत है वो ये कहता है कि 1857 की क्रांति जो है वो एक जन विद्रोह थी। सेना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे प्रकार के वर्ग जो है वो भारतीय समाज के वो इन्वॉल्व थे। इसके बाद में कुछ है जिसको किसान विद्रोह की संज्ञा भी देते हैं कि ये किसानों के द्वारा किया हुआ विद्रोह था, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह की, कि भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था ये। और एक अंतिम मत ये भी है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है वो भी इसको दी जाती है। तो इन्हीं मतों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का स्वरूप किस प्रकार इन्होंने अपने अपने हिसाब से स्पष्ट किया है। तो देखिए यहाँ दोनों चीजें अपने साथ साथ चलेंगी। जब कोई मत दिया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर तर्क दिए जाते हैं। तो यहाँ वही चर्चा हम करेंगे कि आपसे पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, तो उसके पक्ष में भी हमें तर्क देना पड़ेगा और उसके विपक्ष में भी हमें बोलना पड़ेगा कि इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था। तो यहां हम बात करें, सबसे पहला मत ये कहता है कि 1857 की क्रांति महज एक सैनिक विद्रोह था। तो ये व्याख्या की गई है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। ब्रिटिश इतिहास का लेखन करने वाले जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या दी है। इनमें दो तीन नाम आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। मैं बात करूं तो ट्रेवेलियर का नाम है एक आपको ध्यान रखना है लॉरेंस, ठीक है। एक नाम आप याद रख लेना रेक्स इसमें, ठीक है। और एक नाम अगर आप याद रखना चाहो तो इसमें मालेसन के नाम से, ठीक है। ये मालेसन नाम के दो व्यक्ति हैं अलग अलग। यहाँ मालेसन अलग है जिसने सैनिक विद्रोह की संज्ञा इसको दी है। तो ये इतिहासकार एक ही मत रखते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय सैनिक जो थे उनको सही वेतन, सही सुविधा, सही पद नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए उन सैनिकों के अंदर असंतोष था। और वो असंतोष जो है वो सैनिकों ने किस रूप में पूरा किया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आदेशों को नहीं माना, उनका उल्लंघन किया। तो हमने देखा कि ब्रिटिश सेना ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने उनको दंड दिया। उस दंड की प्रतिक्रिया के रूप में इन्होंने क्या कर दिया, केवल एक विद्रोह कर दिया। तो ये ब्रिटिश इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह से ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा देने वाले व्यक्ति जो है वो ब्रिटिश इतिहासकार ही है। तो इन्होंने पक्ष में तर्क अपने ये दिए, मैंने बता दिया आपको कि सैनिकों को सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उनमें असंतोष था और असंतोष के चलते उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लेकिन विपक्ष में हम क्या कहेंगे कि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। हमने देखा कि सैनिक विद्रोह के रूप में ये शुरू जरूर हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला
उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फैला, लखनऊ में फैला, कानपुर में फैला, झांसी में फैला, बिहार में फैला, दक्षिण भारत तक फैला ये विद्रोह। तो इस दृष्टि से हम देखें तो ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें असैनिक वर्ग जो है भारत का, चाहे किसान है, जमींदार है, शासक है, मजदूर है, उन्होंने भी अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की थी। तो सैनिक विद्रोह तो नहीं कह सकते, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। मुख्य नाम आप याद रख सकते हो, टेवनियर है, लॉरेंस है, रेक्स है, मालिसन है। ठीक है, ये मुख्य इतिहासकार है सैनिक विद्रोह बताने वाले। चलिए दूसरे मत पे आते हैं। अब दूसरे मत पे आते हैं, मुस्लिम षड्यंत्र बताने वाले। अब यहां कुछ इतिहासकार ब्रिटेन के ऐसे हैं जो धार्मिक पक्ष के ऊपर बल देते हैं। धार्मिक पक्ष पर थोड़ा सा धार्मिक पक्ष पर आने से पहले सैनिक विद्रोह में दो बातें और बता देता हूं मैं आपको। दो ऐसे भारतीय इतिहासकार भी हैं जो इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं। एक बंगाल से संबंध रखते वाले हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय, और दूसरे हैं हमारे पास दुर्गादास बंदोपाध्याय, और दूसरे हमारे पास मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं सर सैयद अहमद खान के नाम से, सर सैयद अहमद खान के नाम से। ये दो ऐसे भारतीय इतिहासकार भी हुए जिन्होंने ब्रिटिश इतिहासकारों के मतों का समर्थन किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे छोटा पूछा जा सकता है कि ऐसे दो भारतीय इतिहासकार कौन से हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को ब्रिटिश सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। एक तरीके से ब्रिटिशों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। तो दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खान के नाम से 1857 की क्रांति से संबंधित उस समय के दोनों, उसके बाद के दोनों इतिहासकार हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों नाम भी जरूर साथ याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं धार्मिक पक्ष के ऊपर। तो कुछ ऐसे ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह नहीं माना। इन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र था, या हम ये कहें कि ब्रिटिश सरकार जो थी गोरों की सरकार कहलाती थी और बाकी जो भारतीय थे वो कालों की सरकार कहलाती थी। गोरों और कालों के बीच का युद्ध था, कुछ ये बोलते हैं इसको। कुछ ये कहते हैं कि ईसाई धर्म जो है उसके विरुद्ध ये षड्यंत्र था, ईसाई धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र था। ठीक है, षड्यंत्र था। और कुछ ऐसे कहते हैं कि ब्रिटेन या ब्रिटिश सभ्यता जो थी वो एक तरीके से सभ्य सभ्यता थी। तो ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष भी इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग मत हैं जो कि धर्म और क्षेत्र को लेकर दिए गए मत हैं। अब अगर हम बात करें मुस्लिम षड्यंत्र की, तो आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र कौन बताता है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, टेलर और आउटक्रम। ये दो ऐसे इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी है। क्यों दी है इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों ने षड्यंत्र किया उस हिसाब से देखा जाए तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या किया था, अपना नेता घोषित किया था। तो ये कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की दोबारा स्थापना करना चाहते थे मुस्लिम जो है, और उन्होंने एक षड्यंत्र रच दिया हिंदुओं की आड़ में, हिंदुओं को आगे कर दिया, और मुस्लिम जो है उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की दोबारा भारत में स्थापना करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए ये षड्यंत्र जो है ये रचा था। लेकिन ये तो उनका पक्ष हो गया। विपक्ष की जब हम बात करेंगे तो ऐसा सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हिंदू मुसलमान जो है वो विद्रोहियों के रूप में लड़ रहे थे, तो उन्हीं हिंदू और मुसलमानों का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना में भी हिंदू और मुसलमान सैनिक लड़ रहे थे। तो हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के विरुद्ध थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम षड्यंत्र था? तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमानों ने एकता प्रदर्शित करते हुए ये संघर्ष जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किया था। इसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो इसको गोरों और कालों का युद्ध नाम देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ईसाई धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र इसको बताते हैं। तो रिच जो है, लिडले रिच जो है वो इसको ईसाई धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र की संज्ञा देते हैं। कई नाम के इतिहासकार हैं, कई ब्रिटेन के इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष करार दिया है एक तरीके से। ठीक है, गोरों और कालों के बीच का संघर्ष भी इसको करार दिया है। ठीक, तो ये कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको धार्मिक पक्ष या मुसलमान, हिंदू और ईसाइयों से जोड़कर देखा है, गोरों और कालों से जोड़कर देखा है। लेकिन ये मत भी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया है कि हिंदू मुसलमान जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और वही उनके विरुद्ध हिंदू मुसलमान जो भारतीय सैनिक थे वो लड़ रहे थे। तो एक दूसरे से इनका प्रतिशोध जो था वो षड्यंत्र को लेकर नहीं था। चलिए तीसरे मत की हम बात करते हैं जिसको नाम दिया गया है जन विद्रोह। जन विद्रोह का नाम दिया है।
अब दो ब्रिटेन के ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह न करके और जन विद्रोह की संज्ञा दी है। उनके नाम भी आपको याद रखनी है। नॉर्टन नाम, जॉन नॉर्टन के नाम से एक तो इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको जन विद्रोह नाम दिया है, और दूसरा बी मालेसन जो है उन्होंने भी इसको जन विद्रोह की संज्ञा दी है। मालेसन ने तो यह तक कहा है कि ये सारे भारतीयों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए किया गया इनका एक सामूहिक प्रयास था। सब एक दूसरे से मिलकर और अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। तो ये एक क्या है, जन विद्रोह का स्वरूप था एक तरीके से। अब इसको जन विद्रोह क्यों कह सकते हैं हम, इसके पक्ष में हम क्या बोल सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जन का मतलब जनता, और जनता में सब कुछ आ जाते हैं, राजा से लेकर प्रजा तक। तो शासकों ने इसमें भाग लिया, हमने देख लिया, सैनिकों ने इसमें भाग लिया, हमने देखा था, कुछ जगह पर किसानों ने भी इसमें भाग लिया था, कुछ जगह पर मजदूर और व्यापारी वर्ग जो था वो भी थोड़े लेवल पर इसके अंदर सहयोगी के तौर पर था। ठीक है, तो सबने मिलकर इसमें लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, जन विद्रोह बोल सकते हैं। दूसरी बात हम देखें तो कई ऐसी जगह थी जहां पर वहां की स्थानीय जनता जो थी उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। ठीक है, जो क्रांतिकारी कूच कर रहे थे दिल्ली की तरफ या अपने साथ अंग्रेजों के विरुद्ध छावनियों में लड़ रहे थे, तो वहां की जो जनता थी, स्थानीय जनता, उन्होंने क्रांतिकारियों का क्या किया था, सहयोग किया था। तो इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि ये क्या था, जन विद्रोह था। तीसरी बात हम एक और कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जिस गति से ये विद्रोह फैला था, जिस तेज गति के साथ, उससे ये स्पष्ट होता है कि ये जन विद्रोह था। क्योंकि कोई विद्रोह तेजी से तभी फैल सकता है जब उसकी एक भावना जो है वो जनता के बीच में तेजी के साथ फैलती है। तो इस मत का समर्थन करने वाले हमारे पास दो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण मत है ये। कौन से? नॉर्टन और मालेसन के नाम से, जिन्होंने इसको जन विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसान विद्रोह क्यों नाम दिया गया है इसको, और किस लिए इसको किसान विद्रोह की संज्ञा दी जा सकती है। तो इसमें हम बात करें तो ये ज्यादा कोई समर्थक मत नहीं है, क्योंकि किसानों की भागीदारी तो पूरी 1857 की क्रांति के समय बहुत न्यून स्तर पर थी। किसानों ने इस विद्रोह में ज्यादा भाग नहीं लिया था। लेकिन इस मत का समर्थन करने वाले ये कहते हैं कि किसानों की जमीन छीनने वाले जो तालुकेदार थे और जो जमींदार थे और जो सामंत थे, उनसे किसान इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने इनके विरुद्ध क्या कर दिया, संघर्ष कर दिया था। लेकिन ये ज्यादा कोई अच्छा मत नहीं माना जाता है। ठीक, चलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन निकलते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह देखो आप पहले इसको ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह कहते किसे हैं। पहले तो देखो, जब किसी एक क्षेत्र की या एक देश की जनता निस्वार्थ भाव से अपने देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए जब उस देश को आजाद करवाने के लिए संघर्ष करती है, तो उसको बोला जाता है क्या, राष्ट्रीय विद्रोह। यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, अपने मन में देश के प्रति प्रेम अर्जित करके और अपने देश को विदेशी से मुक्त करवाने के लिए जो विद्रोह किया जाता है, वो विद्रोह कौन सा होता है, राष्ट्रीय विद्रोह होता है। अब कुछ मायनों में यह कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका समर्थन करने वाले मुख्य रूप से 3 नाम मैं आपको बताता हूं। पहला नाम था, इंग्लैंड से ही वहां के एक विपक्षी दल के नेता थे, बेंजामिन डिज़ायरी के नाम से, डिज़ायरी के नाम से। इन्होंने ब्रिटेन की संसद में यह कहा था कि ये कोई एक सैनिक विद्रोह नहीं था। हालांकि विपक्ष में थे तब इनका यह मत आया था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसमें सारी भारतीय जनता जो थी वो एकजुट होकर अंग्रेजों को क्या कर रही थी, बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। तो पहला मत जो दिया वो दिया बेंजामिन डिज़ायरी ने। इसके बाद एक भारतीय इतिहासकार हुए अशोक मेहता के नाम से, आपको नाम याद रखनी है विशेष रूप से, अशोक मेहता के नाम से। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है 1857 के नाम से, बस इसका शीर्षक ही यही है 1857 के नाम से। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को किसकी संज्ञा दी है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वी.डी. सावरकर का, भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी वी.डी. सावरकर जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से, भारत का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से या भारत का स्वतंत्रता युद्ध के नाम से। और इस पुस्तक में वी.डी. सावरकर ने पहली बार 1857 की क्रांति को प्रथम सुनियोजित
स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नाम था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के नाम से। पुस्तक का नाम था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से। ठीक है, तो 3 इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने क्या नाम दिया है, राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया है इसको, इसकी संज्ञा दी है। अब क्वेश्चन शायद 1 साल पहले ये पूछा गया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी, राष्ट्रीय विद्रोह थी। आपको इसके पक्ष में तर्क देने थे। हालांकि आपकी बुक में ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इस तरीके का, लेकिन पूछने वाले ने आपका विजन, आपका दृष्टिकोण समझा कि उसने 1857 की क्रांति को कितना समझा है, उसके अकॉर्डिंग उसने ये क्वेश्चन पूछा। देखो कैसे आप कह सकते हो कि 1857 की क्रांति जो है वो राष्ट्रीय विद्रोह थी, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, बेंजामिन डिज़ायरी, अशोक मेहता, वीडी सावरकर, जिन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। पुस्तकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अशोक मेहता की पुस्तक है 1857 के नाम से, वीडी सावरकर की पुस्तक है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देंगे। पहली बात देखिए, पहला तर्क तो हम ये दे सकते हैं कि भारत के सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया, सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया, सिर्फ 1-2 वर्ग को छोड़कर। शिक्षित वर्ग इसके अंदर शामिल नहीं था, व्यापारी वर्ग भी बहुत कम शामिल था, लेकिन थोड़ा शामिल था, जिन्होंने, अधिकतर व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि जब सारे वर्ग भाग ले रहे हैं तो कहने का मतलब सब जनता से क्या बनता है, राष्ट्र बनता है, सारी जनता इसमें शामिल है, इसलिए ये क्या है, राष्ट्रीय विद्रोह है। दूसरी बात, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग हर जगह ये विद्रोह फैला था। ठीक है, चाहे छोटे स्तर पर ही फैला हो, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जो कि क्या हो, इसको 1857 की क्रांति से प्रभावित न हो। तो भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें, भौगोलिक रूप से, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग हर एक हिस्से को इसने क्या किया है, टच किया है, उसको प्रभावित किया है। तो राष्ट्रीय विद्रोह हो सकता है, कह सकते हैं हम इसको। तीसरी बात देखिए, कैसे हम कह सकते हैं 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तीसरी बात देखिए आप इसमें, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हालांकि जितने भी लड़ाई लड़ने वाले जो व्यक्ति थे, उन सबका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। हालांकि उस समय राष्ट्रीयता इतनी परिपक्व नहीं थी जैसी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखने को मिलती थी। गांधी जी के एक कहने पर सारी जनता जो है वो आंदोलन से जुड़ जाती थी, ऐसा उस समय नहीं था। भ्रूणावस्था में थी, प्रारंभिक अवस्था में थी राष्ट्रीयता, लेकिन फिर भी लोग अपने देश की आजादी के लिए क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। तो राष्ट्रीयता की भावना से युक्त थे लोग, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं। और चौथा तर्क हमने ये कह सकते हैं इसको साबित करने के लिए कि 1858 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, जिसके हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ये 1858 का एक्ट अंग्रेजों के भय का ही परिणाम था। अंग्रेजों को ये लग गया था कि इतने बड़े स्तर पर अगर राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति होती है तो अंग्रेज रुक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था, आपने देखी थी, परिवर्तित करके रख दी थी। प्रशासनिक ढांचा उन्होंने बदल दिया था, सैनिक ढांचा उन्होंने बदल दिया था, देशी रियासतों के प्रति उन्होंने अब तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तो वो सारे कदम क्यों हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने समझ लिया था कि ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ एक क्या था, विद्रोह था। और इसका समर्थन भी कुछ अंग्रेजी इतिहासकार कर रहे थे, जिनमें हमने नाम भी देख लिए, नॉर्टन का, बेंजामिन डिज़ायरी का, मालेसन का, जो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे रहे थे। तो इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्रांति का स्वरूप क्या था और कैसे क्रांति ने परिवर्तन उत्पन्न किए थे। ठीक, तो यहां से अगर दोबारा क्वेश्चन निकलता है ऐसा, तो हम 4-5 ऐसे पॉइंट्स के अंदर विस्तार करके उसका और इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए, अंतिम मत हमारे पास बचता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखिए आप, इस मत के बारे में भी 2 बातें हैं हमारे पास। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, प्रथम का मतलब पहला, तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी
हम इतिहास में अगर देखें तो भारत के आदिवासियों के द्वारा, भारत के किसानों के द्वारा, भारत के धार्मिक पक्ष के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध कई संघर्ष किए गए थे, लेकिन वो संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर हुआ करते थे, थोड़े स्तर पर हुआ करते थे, ज्यादा बड़े एरिया को प्रभावित नहीं करते थे। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की क्रांति का जो स्वरूप था, उसका जो चरित्र था, वो पहले के विद्रोह से बिल्कुल अलग था। उस तरीके का विद्रोह अब से पहले भारत में हुआ ही नहीं था, इसलिए वो उसको किसकी संज्ञा देते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। और इसमें कुछ इतिहासकार हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं। सबसे पहले तो हमने बात करनी है वी.डी. सावरकर की। अभी हमने देख लिया है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी है। इसी तरीके से एस.एन. सेन के नाम से एक व्यक्ति हैं जो कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। सरकार की तरफ से इतिहास लिखने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो एस.एन. सेन भी ये बात स्वीकार करते हैं। इनकी किताब में आपके कथन भी दिया हुआ है कि हालांकि ये विद्रोह धर्म के नाम पर जरूर शुरू हुआ था, लेकिन इसने सैनिक विद्रोह का रूप लेते हुए अंत में भारत में किसका रूप ले लिया था? एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था, जन विद्रोह का रूप ले लिया था। तो एस.एन. सेन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था एक तरीके से। तीसरे, आर.सी. मजूमदार जो थे, ये भी सरकारी इतिहासकार थे। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया था इनको इतिहास लिखने के लिए 1857 की। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी अपनी, उस पुस्तक में आर.सी. मजूमदार इस बात को स्वीकार करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक 1857 का विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय विद्रोह भी था और भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। तो आर.सी. मजूमदार जो है, इन्होंने भी क्या कहा है? 1857 की क्रांति को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके बाद में स्वतंत्र भारत में हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है, उन्होंने भी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी, भारत की खोज जो थी, उसमें यही बात लिखी है कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, ये सैनिकों से शुरू जरूर हुआ था, आगे ये लड़ाई जो है वो जन विद्रोह के रूप में बदल गई थी। तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और भी हम कह सकते हैं पूर्णचंद्र जोशी हैं, पूर्णचंद्र जोशी हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कुछ इतिहासकार हैं जो इस मत को स्वीकार करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं से निकलता है, कैसे कह सकते हैं आपकी भारत का 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह था? तो जब दोनों बातें आ गई तो अपने दोनों मत देने हैं। पक्ष और विपक्ष में हमें इस पर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ पक्ष में ही तर्क देने हैं ज्यादा कि ये किस प्रकार से इसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कह सकते हैं। तो वो मैंने कारण आपको बता दिया कि अब से पहले के जितने भी विद्रोह हुए थे उनका स्वरूप और चरित्र इस प्रकार का नहीं था। इस प्रकार से सैनिकों ने कभी भी बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं की थी, बड़े स्तर पर विद्रोह नहीं किया था। आम जनता जो थी उसने भी क्रांतिकारियों का इस स्तर से साथ नहीं दिया था। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि ये क्या था? प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। तो ये अलग अलग मत हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप को समझाने के लिए, जिसमें 6 मतों की हमने बात की है। पहला मत हमने सैनिक विद्रोह के रूप में देखा जो ब्रिटिश इतिहासकारों की देन है। दूसरा मत भी ब्रिटिश इतिहासकारों की देन है जिसको मुस्लिम षड्यंत्र या धार्मिक पक्ष से जोड़कर देखा गया। तीसरा जो हमारे पास था, इसको जन विद्रोह का नाम दिया गया था, जन क्रांति का नाम दिया गया था। चौथा किसान विद्रोह, वो एक बेतुका सा मत है जो कि ज्यादा इसके अंदर नहीं रखता, महत्व नहीं रखता। पांचवा मत ये था कि इसको राष्ट्रीय विद्रोह का रूप माना गया, तो ये ज्यादा प्रचलित है क्योंकि ये भारतीय इतिहासकारों का मत था। और अंतिम रूप से हम उसी से जुड़ा हुआ एक मत और था कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 1857 की क्रांति का संपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने क्रांति के कारण, उसके परिणाम, उसकी असफलता, उसका प्रसार और लास्ट में आज हमने देख लिया है इसकी विद्रोह का स्वरूप किस प्रकार का था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का कार्य कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख दीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और जितना हो सके उतना मैक्सिमम इसको शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ साथी जो हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या अनभिज्ञ हैं कि किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। तो दोबारा बता देता हूँ, आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको प्रेस कर लीजिए। एक ही बार प्रेस कीजिए, डबल बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक ही बार आप उसको प्रेस कर लीजिए और घंटी का जो निशान है, नोटिफिकेशन बेल जो है, उसको जरूर दबा लीजिए आप, ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले चैप्टर नए टॉपिक के साथ।